नमस्कार। थोड़ी देर हुई इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ और उन सब मित्रों के प्रति जो मुझे अपनी शुभकामनाएं आज मेरी 80वीं वर्षगांठ पर देते रहे हैं और संभवतः उनमें से कुछ ये कार्यक्रम सुन भी रहे होंगे, उनके प्रति बहुत आभार। ये जानकर मुझे अच्छा लगा कि इतना सद्भाव मेरे लिए है। और तो मैं जन सुलभ पुस्तकालय और अर्पण कुमार का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने एक लंबी सीरीज़ मेरे ऊपर एकाग्र कर आयोजित की और अब ये उसका समापन संभवतः सत्र है। मेरी 2 पुस्तकें आज लोकार्पित हुई हैं। एक है कविता क्या कहाँ क्यों, जो मेरे युवा मित्र और सहयोगी पीयूष दहिया ने कविता के बारे में मैंने जो कुछ लिखा और उसके बारे में दावे किए, स्थापनाएं की, उसके बारे में विचार किया, उसकी स्थिति के बारे में, उसकी संभावनाओं के बारे में, उसकी नियति के बारे में इत्यादि, उस पर केंद्रित है और राजकमल ने प्रकाशित की है। आप इसको उल्टा देख रहे होंगे शायद। तो ये है एक पुस्तक। और दूसरी पुस्तक है जो आज लोकार्पित हुई, वो है मेरी कोरोना काल में लिखी गई कविताओं और टिप्पणियों का एक संचय जो है थोड़ा सा उजाला। तो मैं आपसे शुरू में कविता के बारे में कुछ बात करना चाहूँगा। मुझे लगता है कि मैं कबीर की 3 पंक्तियाँ उधार लेकर अपनी बात कहने की कोशिश करता हूँ। पहला, शून्य शिखर पर दिया ना बार, शून्य उसका शिखर, उस पर दिया जलाओ। ये एक अद्भुत महत्वाकांक्षा है। शून्य का शिखर, उस पर दिया, पर इससे कम महत्वाकांक्षा रखने वाला कवि टिकाऊ नहीं हो सकता। तो ये एक। दूसरा है ताते अन चिन्हार में चीन्हा। कविता का एक काम जिसको आप न चीन्ह पाए हो उसको चिन्हाना है। कविता, ये कबीर ने तो शब्द के बारे में कहा है कि शब्द यानी कविता, कि कविता का एक काम आपको उन चीज़ों को छीनने की ओर ले जाना है जो आपके चिन्हार से बाहर रहती। ताते अन चिन्हार में चीन्हा। और तीसरी उक्ति वो भी कबीर की है। क्या नयन मैं हंस हंस देखूं, मैं मुदित नयन में हंस हंस देखूं, ऐसा कुछ पंक्ति है। इसका मतलब ये है कि हम सुंदरता को अलक्षित न करें। आजकल हर एक के उसमें लक्ष्य में और उसके ध्यान में संघर्ष बड़ा रहता है। हम बड़ा संघर्ष कर रहे हैं। कुछ हैं जो करते होंगे, पर कविता के लिए तो वही संघर्ष महत्वपूर्ण है जो कविता में हो, कविता के बाहर नहीं। खुले नयन में हंस हंस देखूं, सुंदर रूप निहारूं। यानी मैं खुले नयन से हंस हंस कर देख रहा हूं और सुंदर रूप को निहार रहा हूं।
ये कबीर कह रहे हैं, जिनकी जो हमारे साहित्यिक समाज में छवि है कि वो विद्रोह के और उसके भी कवि हैं, ठीक है, लेकिन उसके अलावा वो इस सुंदरता को अलक्षित न जाने के भी कवि। तो एक तरह से ये 3 पद मुझे बहुत प्रासंगिक लगते हैं, इस अर्थ में कि उनसे कुछ बात बनती है। मैं कुछ अंश आपको इस पुस्तक से सुनाना चाहता हूँ, कविता क्या, कहाँ, क्या, क्यों। हम अक्सर सच्चाई और कविता के संबंध को लेकर ये सोचने के आदी हो गए हैं कि सच्चाई कविता से बाहर और अलग कुछ है और उससे दूरी या नज़दीकी, सादृश्य या असादृश्य पर कविता की वैधता और औचित्य जुड़े हैं। कविता की कोशिश इस सच्चाई के अधिक से अधिक का प्रतिनिधित्व करना है और महान कविता वो है इस कोशिश को चरम पर पहुंचाती है और इस तरह स्वयं सच्चाई का स्थायी अंग बन जाती है। हमें कम से कम हिंदी में अभी भी ये मानने में हिचक और संकोच है कि सच्चाई पहले और बाहर से दी हुई संरचना भर नहीं है, जिसे हम कविता में भाषा के माध्यम से स्वायत्त करने की चेष्टा करते हैं, बल्कि ऐसी संरचना भी है जिसे कविता भाषा के अपने कर्म से संगठित करती है। हम सच्चाई को परिवर्तनशील और परिवर्तनीय तो ज़रूर मानते हैं। वह जो शक्तियाँ या परिवर्तन करती हैं या कर सकती हैं, हम आमतौर पर कविता को उनमें नहीं गिनते। कविता सच्चाई की प्रतिनिधि और परिवर्तन की साक्षी भर हो सकती है, और अगर वो इतना कर पाती है तो काफ़ी है। हमारा लगभग अटल पूर्वग्रह यह है कि सच्चाई और उसमें परिवर्तन कविता से बाहर ही होते हैं और मनुष्य, उसका संसार और उसका वस्तु और अंतर जगत भाता में अंतर्विष्ट नहीं होते। ये हमारी एक बड़ी लोकप्रिय धारणा है। यूँ तो जीवन हमेशा ही एक असाध्य कविता संग्रह है, जिसे जब चाहें आप मज़े से उलट पुलट सकते हैं और जब मन न लगे तो ताक पर धर दे सकते हैं। कविता जीवन से कम की मांग नहीं करती और उसे उतना ही जतन चाहिए और उतनी ही उपेक्षा बर्दाश्त कर सकती है जितना कि जीवन। कविताएं कवि को जानने के लिए शायद नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं अन्यथा जाने कवि की किसी छवि की पुष्टि करने के लिए। कविता कवि से आगे जाती है, उसका अतिक्रमण करती है। सच्ची कविता हद नहीं बांधती, बल्कि हद को तोड़ती या कम से कम ठेलती है। जो कविता करती है जरूरी नहीं कवि करता हो। कविता अलक्षित न जाए, ये शुभ कामना की जा सकती है। कवि अलक्षित रह जाए तो कोई गम नहीं, आखिर एक दिन जब कवि नहीं रहेगा तब भी रहेंगी कविताएं। कविता एक तरह का आधिक्य है, वो कुछ अधिक देखना, कुछ अधिक सोचना, कुछ अधिक महसूस करना है। वो अपनी दी हुई भौतिक और आध्यात्मिक सरहद को कुछ ठेलना है, अपनी दुनिया को फैलाना है। पर ये आधिक्य महज स्फीति न हो जाए, इसका जतन जरूरी है। असावधान लोग कवि नहीं हो सकते, भले ही ये सावधानी अक्सर कविता के बाहर उन्हीं में नजर नहीं आती। ये अच्छा ही है कि हम में से अधिकांश कवि कविता अन्य कई काम करने के साथ साथ करते हैं। शायद ही कोई हम में से ऐसा हो जो कविता ही करता हो, कुछ और नहीं। इस वजह से हमारी कविता हमेशा मटमैली रहती है। उसमें बाकी कामों की खरोंचें, धूल, धक्कड़, कीचड़ आदि लगते रहते हैं। भले कितनी ही उजली उम्मीद जगाने के लिए लिखी गई हो,
कविता का मटमैलापन उसे एक तरह की मानवीय प्रामाणिकता देता है। उस पर उसके द्वारा प्रस्तावित उजलेपन पर भरोसा इसलिए किया जा सकता है कि उसमें मटमैली गंध होती है। अगर अनुमति हो तो मैं पंच तत्वों में अर्थात क्षितिज, जल, पावक, गगन और समीर में शब्द छठवें तत्व के रूप में जोड़ना चाहूंगा। मनुष्य का संसार सिर्फ 5 तत्वों से नहीं बन पाता, उसके लिए शब्द जरूरी है। शब्द सच्चाई रचता भी है। आज का हमारा समय इतना साफ सुथरा नहीं है कि उसे कहीं सामान्य द्वैतों में बांटकर देखा समझा जा सके। कई बार लगता है कि हम एक लंबी गोधूली में फंस गए हैं। हम न सच्चाई देख पा रहे हैं और ना ही हमारे कल्प स्वप्न, हमारे यूटोपिया इस धुंधलके में प्राप्य तो क्या दृश्य भी नहीं। जैसे जीवन में वैसे ही साहित्य में हम जहाँ के लिए निकले थे वहाँ शायद ही कभी पहुँच पाते हैं। हम भटकते हैं, गलत या वांछित पगडंडियों पर बहक जाते हैं। कोई अंतरिम मुकाम हमें ललचा लेता है। कई लेखक ऐसे लोग हो जाते हैं जिन्हें याद ही नहीं रहता कि वो कहाँ पहुँचने के लिए निकले थे। उनमें से कुछ के लिए चलना ही रचना बन जाता है और उन्हें कहीं पहुँच जाने के भ्रम से निजात मिल जाती है। ऐसे भी होते हैं जो अपनी मंजिल अध रास्ते किसी सच्चे तर्क से या किसी तात्कालिक प्रलोभन से बदल देते हैं। न यहाँ के रहते हैं न वहाँ के। उनके लिए चलते रहना बोझ बनता जाता है और वे धीरे धीरे अपने लिखे को गहरा सोद्देश्य बनाकर सुखा डालते हैं। फिर न उसमें मानवीय ऊष्मा रह जाती है, न अप्रत्याशित का रमणीय। कहीं न कहीं बहुत सारी युवा कविता ने स्थापित व्यवस्था से एक तरह का अबोध समझौता कर लिया है, ये भूल कर कि ऐसा कोई भी समझौता कविता की बुनियादी नैतिकता और आत्मालोचन का क्षरण है। इन विचारों का प्रत्याख्यान ये करके नहीं किया जा सकता कि पहले के युवा कवियों पर भी ऐसे आरोप लगे थे। जिन पर लगे थे उनकी कविता आज याद नहीं की जाती। कविता अपने जीवट भर से नहीं, अपने जोखिम से भी आगे बढ़ती आई है। अपने समय में बेहद नाराज श्रीकांत कविता वर्मा ने कहा था, जो बचेगा कैसे रचेगा। 20वीं शताब्दी में कविता की वीर गाथा उसके अथक और असमाप्त संघर्षों की कथा होगी, जय पराजय की नहीं। कविता के 2 शत्रु इन दिनों बहुत सक्रिय हैं, सरलीकरण और सामान्यीकरण। अस्तित्व, जीवन, मानवीय सच्चाई और संबंध, प्रकृति, संसार आदि सभी इतने जटिल, इतने बहुल विविध, इतने सूक्ष्म विडंबनाओं और अंतर विरोधों से इतने भरे होते हैं कि उन्हें ना तो सरलीकृत किया जा सकता है न ही सामान्यीकृत। एक स्वतंत्र मानवीय विधा के रूप में कविता का सबसे प्रबल औचित्य ही ये है कि वो ऐसे सरलीकरण और सामान्यीकरण के विरुद्ध एक तरह का सत्याग्रह है। अगर उसका कोई सच है तो वह उसे उसकी जटिलता में ही देखती विन्यस्त करती है। कविता का अर्थ सच विशिष्टीकृत सच होता है, सामान्यीकृत सच नहीं। सामान्यीकरण विचार और विश्लेषण की व्यवस्था हो सकता है,
कविता के संश्लेषण में उसकी ज़रूरत नहीं, बल्कि वो एक बाधक तत्व होता है। सरलीकरण सामान्यीकरण का ही एक रूप है। कविता जब जब सच्चाई या अनुभव को सरल सहज रूप में व्यक्त कर सकती है, पर वो ऐसा बिना उसे सरल बनाए करती है। हमारे लिए कुछ भी सरल सुगम बनाना कविता का काम नहीं है। आस्था के वरदान से वंचित होने के बावजूद ऐसा क्यों है कि भक्ति संगीत सुनते हुए विभोर आस्तिकता की सरहद छूने सा लगता? शायद यह अनुभूति धार्मिक उतनी नहीं है जितनी कि आध्यात्मिक है। विराट से जुड़ने, उससे स्पंदित हो पाने की सहज मानवीय आकांक्षा से वंचित नहीं हूँ, ये सोचकर अच्छा लगता है। अगले दिन सुबह पुणे के अध्यापकों के समक्ष प्रार्थना और प्रतिरोध विषय पर बातचीत करते हुए ये कहना ज़रूरी लगा कि हमारे समय में लगभग सारे धर्म आक्रामक, हिंसक, अपनी बहुलता से अपसरित, दूसरों के प्रति असहिष्णु हो चुके हैं। महात्मा गांधी के बाद प्राय सभी धर्मों की सर्जनात्मकता चुक चुकी है। ज़रूरी है कि अध्यात्म को, यानी आत्मविस्तार और विराट से जुड़ाव को धर्मों की जकड़बंदी से मुक्त किया जाए। आधुनिक समय का बहुत सारा साहित्य और कलाएं इस धर्म मुक्त अध्यात्म का पुनर्वास है। बल्कि समय आ गया है कि गांधी जी के उदाहरण से सबक लेते हुए उन्होंने प्रार्थना को राजनीतिक और सामाजिक प्रतिरोध की विधा बनाया था। प्रार्थना को अब धर्मों की अध्यात्म विमुखता के प्रतिरोध की विधा के रूप में विन्यस्त किया जाए। भक्ति काव्य ने एक समय आध्यात्मिक को जनतांत्रिक और रेडिकल किया था। उस परंपरा के पुनराविष्कार की ज़रूरत है। हमारे समय में अगर साहित्य और कलाओं के माध्यम से अध्यात्म रेडिकलाइज हो सके तो हम एक बहुत बड़े सांस्कृतिक क्षरण से बच सकते हैं। अगर हमारे शास्त्रीय संगीत ने औपनिवेशिक जहनियत का लगातार प्रतिरोध किया तो आज उसके प्रतिरोध का स्वभाव इस तरह से क्यों नहीं बदला और समझा जा सकता। तो ये तो कुछ विचार थे। अब मेरा एक नया संग्रह आया है, थोड़ा सा उजाला, जिसमें कोरोना काल में मैंने जो कविताएं लिखी हैं उनका और कुछ टिप्पणियाँ, तो वो मैं आपको सुनाता हूँ। पृथ्वी का मंगल हो। सुबह की ठंडी हवा में अपनी असंख्य हरी रंगतों में चमक काप रही हैं अनार, नींबू, नीम, सप्तपर्णी, शिरीष, बोगनवेलिया, जवा कुसुम, सहजन की पत्तियां। धूप उनकी हरितिमा पर निश्चल फिसल रही है। मैं सुनता हूँ उनकी संवेद प्रार्थना, पृथ्वी का मंगल हो। एक हरा वृंद गान है इस विलंबित वसंत के उकसाए, जिसमें तरह तरह के नामहीन फूल स्वरों की तरह कोमल आघात कर रहे हैं। सब गा गुनगुना बजा रहे हैं स्वस्ति वाचन पृथ्वी के लिए। साइकिल पर एक लड़की लगातार चक्कर लगा रही है। खिड़कियां, बालकनियां खुली हैं पर निर्जन। एकांत नए नीरभ्र नभ की तरह सब पर छाया हुआ है। पर धीरे धीरे, बहुत धीमे, बहुत धीरे एकांत भी गा रहा है पृथ्वी के लिए मंगल गान। घरों पर, दरवाज़ों पर कोई दस्तक नहीं देता। पड़ोस में कोई किसी को नहीं पुकारता। अथाह मौन में सिर्फ हवा की तरह अदृश्य हल्के से धकियाता है हर दरवाजे, हर खिड़की को मंगल आघात पृथ्वी का। इस समय यकाएक बहुत सारी जगह है खुली और खाली, पर जगह नहीं है संग साथ की, मेल जोल की, बहस और शोर की, पर फिर भी जगह है शब्द की, कविता की, मंगल वाचन की। हम उन्हीं शब्दों में
कविता के सूने गलियारे से पुकार रहे हैं, गा रहे हैं, सिसक रहे हैं। पृथ्वी का मंगल हो, पृथ्वी पर मंगल हो, पृथ्वी ही दे सकती है हमें मंगल और अभय। सारे प्राचीन आलोकों को संपूजित कर नई वत्सल उज्ज्वलता, हम पृथ्वी के आगे प्रणत है। पृथ्वी का रोज नामचा। आजकल पृथ्वी का रोज नामचा कौन लिखता होगा? कोई सूख गई नदी की रेत, किसी पर्वत पर नुचे हुए केशों की तरह बचे वृक्ष, कोई जाल में फंस गई मछली की आखिरी थरथराहट। निर्जन सड़कें, बंद घर, किलकारनी मारने से सहमती बच्चियां, हर दिन फाका करने को विवश विधवाएं। पृथ्वी का रोज नामचा आजकल कौन लिखता होगा? क्या है पृथ्वी की भाषा, उसकी वर्णमाला? अन्याय, अत्याचार, हिंसा और बलात्कार के बीच कैसे बचती है उसकी कोई इबारत सही सलामत? कहाँ रखती है पृथ्वी अपनी स्वस्थ कामनाएं? कहाँ छुपाती है अपने विलाप? कहाँ छोड़ देती है अपनी हंसी? कहाँ आकाश गंगाओं के तुमुल में खोजती है अपना मंगल? कहाँ सिमटा हुआ है उसका प्रेम? कहाँ दुबकी हुई है उसकी प्रार्थनाएं? कहाँ उसका क्षत विक्षत मंगल? कहाँ? ये 3 कविताओं का इसको कला में तो ट्रिप्टिच कहते हैं, एक त्रयी, पुकार, सिसकी, प्रार्थना। एक पुकार है, घरों के बीच की सकरी गली से उठती है एक पुकार, गुलमोहर और सप्तपर्णी वृक्षों को छूती हुई, जिसे कोई नहीं सुनता, न कोई उत्तर देता है। पुकार हवा की तरह हम सबको छूकर दूर चली जाती है और हमें बाद में पता चलता है कि शायद किसी ने हमें ही पुकारा था। क्या धरती कभी ऐसे पुकारती है? इस तरह की दूसरी कविता, एक सिसकी है। एक सिसकी है, पता नहीं किसकी, जो इस खिड़की के नीचे छाया में बैठे कबूतर जोड़े को हल्के से दुलराती हुई ठिठक जाती है अधर में, असमंजस में कि कहाँ जाए। हमें सुनाई नहीं देती और पास के मंदिर के शिखर को छूती हुई वह दूर चली जाती है। क्या कोई सपना कहीं विलाप कर रहा है? एक प्रार्थना है, एक प्रार्थना मंडरा रही है अबाबील की तरह उस देवता को खोजती हुई जिसे वो संबोधित है। पृथ्वी पर मंगल लाने वाला देवता कहाँ ओझल हो गया? एक लापता प्रार्थना किस ठौर जाए? कहाँ है ठिकाना मंगल का, उसके सहमे देवता का? निर्जन में, क्योंकि हम सब इन दिनों ज्यादातर निर्जन में रह रहे हैं। क्या ईश्वर अपने जनाक्रांत संसार को इस समय चुप्पी और डर में फंसे देखकर दुखी होता है? क्या उसकी खिड़की या उसका दरवाजा या उसका पथराया हुआ हृदय अभी खुले हैं? रोजमर्रा की खटर पटर, ऊपर के फ्लैट में फर्नीचर की घसीट, कभी कभार चिड़ियों की धीमी सी चहचहाहट, सब कुछ सुनाई देता है। सुनाई क्यों नहीं देती ईश्वर की सिसकी? क्यों लगता है कि आकाश गंगाओं के पार श्याम विवर में, आकाशों की किन्हीं अंधेरी परतों में, असंख्य सूर्यों के तमतमाते आलोक में ईश्वर दुबका सिसक तो रहा होगा? सुनाई क्यों नहीं देती ईश्वर की
सिसकी, उसकी बहुत ऊंची खिड़की नहीं खुलती, न खुलता है उसका भारी भरकम दरवाजा। वो अपने अभेद्य दुर्ग में टहलता है, अपनी दीवारों से घिरा। उसका कोई आंगन है इसका पता नहीं। प्रार्थनाएं, विलाप, चीख, सिसकियां सब उसकी दीवार से टकराकर बिखर जाते हैं, पक्षियों के नुचे पंख की तरह। इस बीच प्राचीन जापानी चीनी कविता के याद में मैंने कुछ छोटी छोटी कविताएं लिखी। बरगद के नीचे चबूतरे पर रेंगता कीड़ा सिर उठाकर देखता है, एक पत्ता और गिरा। हरे पत्तों की एक शाखा पर एक पीली चिड़िया सूर्यास्त अपनी लालिमा समेट रहा है। शब्द चोंच में पकड़कर उड़ा ले गई चिड़िया, फिर ये फूल उसी जगह कैसे खिलाया। बुद्ध की प्रतिमा पर गिरती है सूखी पत्तियां, धूप और ओस। बुद्ध की प्रतिमा पर गिरता है अभय। इल्ली धीरे धीरे पत्तियों को कुतर रही है, एक तितली हवा में मंडरा रही है। हरापन फिर भी निडर खिल रहा है। मैंने शुरू में आपसे कहा था कि कबीर की उक्तियों को लेकर, उनकी उक्तियों को लेकर मैंने कई कविताएं भी लिखी। यही घट चंदा, यही घट सूर। मैं अपनी पृथ्वी भूल गया और आकाश में खोजता रहा था। आकाश गंगाओं में भटकते विलंबते हुए अपना चंद्रमा, अपना सूर्य। इतने सारे चंद्रमा थे शीतल और मोहक, इतने सारे सूर्य थे ज्वलंत और दीप्त। इनमें कहीं नहीं थी अपनी ज्योत्सना, अपनी धूप। मैं अपनी पृथ्वी भूल गया था। मुझे याद नहीं रही अपनी देह जो घट है और जिसमें चंद्रमा और सूर्य है। कविता ले गई मुझे वहाँ जहाँ जाना मैं भूल गया था। उसी ने जताया यही घट चंदा, यही घट सूर। कहाँ गए देवता? अब जब हम घर बंद हैं, भयग्रस्त हैं, तब कहाँ गए देवता जो हमें अभय देने का आश्वासन थे? दरवाजे पर दस्तक होती है, हम खोलते हैं इस उम्मीद में कि शायद कोई देवता है, जबकि वो होता है दूध के पैकेट देने वाला एक लड़का जिसे इस समय स्कूल में होना चाहिए। क्या ये देवहीन समय है सारे देवताओं और अभय के स्थगन का? कपकपाने वाली भीषण ठंड में जब किसान तो खुले में ठिठुरते हुए अपने हकों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तब देवता किसी आरामदेह मंदिर में दुबक गए हैं भक्ति की रजाई ओढ़कर। भाषा में, पड़ोस में भय बैठ गया है। देवता नहीं आएंगे, पर क्या हम फिर भी कविता से अभय की उम्मीद कर सकते हैं? अब वो समय नहीं रहा। अब वो समय नहीं रहा जब इतना कहना काफी हो कि मैं आदमी हूं। मैं कहीं भी हो सकता था, निकारागुआ या मोरक्को में, मंगोलिया या जाम्बिया में, कहीं भी, और उतना ही आदमी होता जितना इस देश में हूं। अब अकेले आदमी होने से काम नहीं चलता। शरीर
और आत्मा काफ़ी नहीं है। पहचान पत्र होना चाहिए, निश्चित निवास जरूरी है। आदमी अब एक अमान्य सामान्यीकरण है। बहुत सारे ब्यौरे चाहिए। अगर कहूँ कि कवि हूँ तो वे कहेंगे ये तो ठीक है, पर करते क्या हो, किस तरफ के हो, क्या जाति है, क्या धर्म है, आदि। अगर नागरिक हो तो यहाँ के तो उसका प्रमाण पत्र कहाँ है? मेरा आदमी होना, मेरी भाषा, मेरी कविता कुछ भी साक्ष्य नहीं है मेरे होने का। था एक बड़ा कवि जो कभी अपने आदमी होने से ऊब गया था दूर चिली में। मैं तो अपने देश में ही आदमी होने से वंचित किया जा रहा हूँ। किसने सोचा था कि एक दिन आदमी होना इस कदर बेकार हो जाएगा? हमारी धरती, हमारा शहर, हमारा पड़ोस और हमारी हवा हमें मानने से इनकार कर देगी, क्योंकि हम आदमी होने के अलावा कुछ और नहीं हो पाए। इसमें, इस पुस्तक में कुछ टिप्पणियां भी हैं। उसका एक ये सवाल भी उठता है कि लेखक का सच दूसरों से अधिक प्रामाणिक है, ये कैसे तय होगा? अनेक सचों का जो होता है शबो रोज तमाशा हमारे आगे, उसमें लेखक का सच अलग से कैसे पहचाना जाएगा? फिल वक्त सूझता है कि इस प्रामाणिकता के कुछ आधार सोचे जा सकते हैं। पहला तो ये कि अपने सच पर इसरार करते हुए भी लेखक उसे एकमात्र या पूरा या परम सच मानने मनवाने का कोई हठ नहीं कर सकता। साहित्य का सच हमेशा आत्म संशयग्रस्त होता है, अब भी होगा ही। दूसरे, कितनी भी विद्रूप सच्चाई लगे, उसका बखान हमेशा मुक्तिदायी होगा। वो घृणा और भेदभाव, अलगाव, हिंसा का प्रतिरोध होगा। वो संसार से हमारे स्वाभाविक अनुराग को और गहरा करेगा। तीसरे, लेखक उन सारी शक्तियों का शिनाख्त करते हुए जो आज विभिन्न कारणों से मानव विरोधी, स्वतंत्रता, समता, न्याय विरोधी हरकतें कर रही हैं, अपनी जिम्मेदारी भी स्वीकार करेगा। दूसरों को नरक बनाने के लिए दूसरों भर को जिम्मेदार, जवाबदेह ठहराने और अपने को पाक साफ बख्श देने वाला व्यक्ति लेखक नहीं हो सकता, न कभी, न इन दुर्दिनों में भी। चौथे, खासकर इसलिए कि अखबारी भाषा इन दिनों बेहद छिछली, सतही, अप्रामाणिक हो गई है, लेखक भाषा के अन्य संसाधनों का कल्पनाशील इस्तेमाल करेगा और निरी अभिधा का हर वक्त सहारा नहीं लेगा। पांचवा, लेखक ये बात भी हमें, यह याद भी हमें दिलाता रहता है कि ऐसे कठिन समय में भी सहज दीवंत गर्माहट भरे मानवीय संबंध और भावनाएं न तो निश्शेष हुए हैं, न ही अप्रासंगिक। साहित्य का काम आलोक देना न भी माने, पर भाषा की सर्जनात्मकता अपने आप में मानवीय आलोक है। अंधेरे का बखान करते हुए भी शब्द आलोक की वर्णमाला बन जाते हैं। जब तक यह आलोक है तब तक उम्मीद भी चुकती नहीं है। सच्चे लेखक के यहाँ भाषा उम्मीद बन जाती है। मैंने इन टिप्पणियों में एक बार पुरखों की पर्ची में, हम पुरखों को भूलते जाते हैं या उनकी बहुत ही दुर्व्याख्या करते हैं। हम तुम्हारी निगरानी में नहीं रहते, हम तुम्हारी निगरानी में नहीं करते, पर तुम क्या करते हो हम उस पर हमारी नज़र रहती है। इस पर भी हमारे से पहले के पुरखों की नज़र रहती थी। ये मत भूलो कि सिर्फ तुम अपने समकालीनों और भविष्यवर्तियों के लिए नहीं, हम जैसे पुरखों के लिए भी लिखते हो।
अगर तुम पुरखों की परछी में आ जाओ तो वहाँ जगह बन ही जाती है। तुम आओगे तो सीमित होते हुए भी परछी आंगन की तरह खुल फैल सकती है। जैसे तुमको हमारे होने से फर्क पड़ता है, वैसे ही हमको तुम्हारे होने से फर्क पड़ता है। हमको भी अपना समय बहुत असह्य और अभूतपूर्व लगता था। हमने धीरे धीरे जाना सीखा कि लिखने वालों के लिए हर समय ऐसा ही होता है। अगर तुम हमारी कतार में बैठना आना पसंद न करो तो ये तुम्हारा निर्णय है, पर समय तुम्हें या तो इस कतार में मिला देगा या हमेशा के लिए बाहर कर देगा। हमारे बहुत से साथ वाले इस कतार में नहीं आ पाए। कहा अनकहा। कविता जो कहती है उसके अलावा कुछ अनकहा भी छोड़ती रहती है। यह अनकहा तक रसिक या पाठक पहचानता है और उसे लोकेट या अवस्थित करता है। ये कविता पढ़ने के आस्वाद को गहरा करता है। शायद कविता का गद्य से बुनियादी अंतर यही है कि गद्य जहाँ सच सब कुछ कहने की विधा है, वहाँ कविता कहने अनकहने की। ये अनकहा कुछ छिपाने की कोशिश नहीं होता, ना ही वो किसी अक्षमता का प्रमाण होता है, पर रसिक या पाठक को इस अनकहे को खोजने की उत्तेजना देने का एक प्रकार होता है। आगे की तो एक कविता ही है अभी कुछ और जो कहा नहीं गया। उसी कविता से एक शब्द बेसब्रा उधार लेकर कहें तो कविता को सब कुछ कहने की बेसब्री से बचना चाहिए। शमशेर के यहाँ कविता शब्दों के बीच की नीरवता में अक्सर अवस्थित होती है। कई बार यह तक लग सकता है कि जो कहा गया उससे कहीं महत्वपूर्ण या सार्थक वह है जो कहा नहीं गया। हम इसकी अनदेखी नहीं कर सकते कि कम से कम लेखक के रूप में कि आज जब हमारी सभ्यता की बहुलता, भाषा, मूल्यों आदि का मुखर आक्रामक अवमूल्यन हो रहा है और लेखक वर्ग का एक बड़ा हिस्सा, बल्कि बहुसंख्यक हिस्सा इससे उदासीन है। इतिहास में यह दर्ज किया जाएगा कि साहित्य के एक बड़े हिस्से ने भारतीय सभ्यता के साथ विश्वासघात किया। उस मुकाम पर साहित्य की सफलता किसी लोकप्रियता, संप्रेषणीयता, सही राजनीति आदि के बल पर प्रमाणित नहीं हो पाएगी। कई बार सभ्यता के प्रति जिम्मेदारी समाज के प्रति जिम्मेदारी से कहीं बड़ी होती है और उस तक सीमित नहीं। और अंत में मनुष्य का सच, बल्कि उसके सभी सच असीम होते हैं। वह किसी एक विधा या माध्यम में न तो पूरा समा सकते हैं न निश्शेष हो सकते हैं, कविता में भी नहीं। हर समय में और हमारे समय में सच के दावेदार बहुत होते हैं। उनके दावों से अलग कविता अपने सचों की संपूर्णता का कोई दावा नहीं कर सकती। उसके सभी सच संशयग्रस्त और अधूरे होते हैं, जो मानवीय शिरकत, समझदारी और आत्मालोचन से ही मुक्त, पूरे और विविध हो पाते हैं। कविता सच पर इसरार करती है, पर उसका कोई दावा नहीं करती। मैं समझता हूँ कि इतना पर्याप्त है। मैं
आप सभी मित्रों का, विशेषकर जन सुलभ पुस्तकालय का, अर्पण कुमार जी का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने एक बार फिर मुझे मौका दिया कि मैं आपसे कविता के संबंध में अपनी कुछ धारणाएं व्यक्त करूं और कुछ कविताएं सुनाऊं। कविता, अगर फिर हम लौटें अपने आरंभिक वक्तव्य के बिंदु पर, तो वो जिसको हम चीनने से बचे हुए हैं या चीनने से इनकार करते हैं, या जो हमारे ध्यान के भूगोल में नहीं आता, जिसको हम नोटिस नहीं करते हैं, वो हमारे ध्यान में, नोटिस में लाने की विधा है। ताते अनचिन्हार में चीन्हा। दूसरी बात कि वो शून्य शिखर पर दिए ना बार, वो एक असंभव को संभव बनाने की चेष्टा है। शून्य, उसका शिखर, उस पर दिया, ये आसान लक्ष्य नहीं है, और ये एक तरह से अभिशप्त लक्ष्य है। इस लक्ष्य को कोई नहीं पा सकता, लेकिन इसलिए कि कोई नहीं पा सकता, इस लक्ष्य की अप्रासंगिकता तय नहीं होती। लक्ष्य तो विराट होना ही चाहिए, और इसलिए शून्य शिखर पर दिए ना बार। और तीसरा, खुले नयन में हंस हंस देखूं, सुंदर रूप निहारूं। सारे संघर्ष और सारे उलझनों और प्रकोपों के बावजूद जीवन की सुंदरता बची रहती है, और ये सुंदरता बची रही है। ये जो बची हुई सुंदरता है, इसको लक्ष्य करना और इसको आत्मसात करना कविता का काम है। चौथी बात, दूसरे जरूरी हैं कविता के लिए। बिना दूसरों के कविता नहीं हो सकती। दूसरों की तरह की कविता लिखने का प्रयत्न करना मूर्खता है और व्यर्थ है। दूसरों को आत्मसात करना, दूसरों को अपनी कविता के भूगोल में जगह देना, ये कविता का काम है। उसे दूसरे चाहिए। और आखिरी बात, हमारे समय में उदार और उदात्त दोनों ही उपेक्षित है। हम जीवन में भी उदारता से लगातार हटते गए हैं, और हमारे जीवन में उदात्त कुछ भी नहीं रहा, शायद पवित्र भी कुछ नहीं रहा। तो उदात्त और उदार के पुनर्वास का यत्न करना भी कविता का एक नैतिक कर्तव्य है। वो कविता करती है कि नहीं करती है, कर पाती है कि नहीं कर पाती है, इस पर निर्भर करेगा कि क्या उसने इस सभ्यता के साथ जो उत्तराधिकार उसको मिला है, उसको सहेजा, उसकी रक्षा की, उसका विस्तार किया या नहीं किया। धन्यवाद।